हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चन को। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लिया था और आज यहाँ पर हम पार्ट 2 के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? थॉमसन का, हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का या फिर फ्रॉबेल का? तो फ्रेंड्स, ये कथन है थॉमसन का। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, फ्रॉबेल का, जॉनसन का या स्किनर का? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द स्किनर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस विधि के द्वारा व्यक्ति या मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि या कोई नहीं? तो राइट आंसर है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, अल्पकालिक स्मृति, अल्प मतलब कम समय के लिए जो स्मृति होती है वो क्या होती है? इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रख पाता है, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बहुत ही जल्दी जो चीज हमें याद होती है कहते हैं बहुत जल्दी भूलती भी है, तो बस वही चीज यहाँ पर हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावक का अनुचित व्यवहार या ये सभी? तो किसी भी बच्चे की इंटरेस्ट को ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा गरीब है तो भी वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है गरीबी की वजह से। विद्यालय का अगर वातावरण उसको ठीक से नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है स्कूल का, तो भी बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है, और अभिभावकों का अगर व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इसीलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है? रूथ बेंडिक्ट की, वुडवर्थ की, पी जिन्सबर्ग की या एनास्टासी की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, रूथ बेंडिक्ट की। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा या फिर संवेदना? तो राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बालक के कोशों और पेशियों के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन या आत्मसातन? तो इसे हम कहते हैं परिपक्वता, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त या माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक कौन होते हैं? डीएनए, पीजीएन, आरएनए या जीन्स? तो राइट आंसर है जीन्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे बच्चे जो लंबे होते हैं उनके माता पिता भी लंबे होते हैं, उनके दादी बाबा भी लंबे होते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आनुवांशिक गुण होते हैं वो जन्मजात ये जीन्स होते हैं उन बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 60 है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 या 109 भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम 23 जोड़े भी कहते हैं। 23 जोड़े भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सीएटी, टीएटी, एमएटी या भाटिया बैटरी? तो आप सभी को पता है कि भाटिया बैटरी जो है ये बुद्धि परीक्षण मापन करता है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण है, सीएटी भी व्यक्तित्व परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? तो जन्म से लेकर के, यहाँ पर दोस्तों बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, और जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। लेकिन आप देखिए किसी भी ऑप्शन में 6 से 12 वर्ष नहीं दिया हुआ है, और आपकी सीरीज में 6 से लेकर के 10 वर्ष दिया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि कितनी मानी गई है। तो अगर यहाँ पर हम 6 से 10 वर्ष मान लीजिए लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से 18 वर्ष हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो माना गया है, इसके अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। हालांकि मैंने क्लास में क्लियरली बताया है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था होती है, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। अब देखिए 6 से लेकर के 12, चूंकि जन्म से लेकर के 5 साल तक की जो अवस्था होती है, ये पूरी की पूरी शैशवावस्था होती है। उसके बाद 6 साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो इसीलिए 6 साल यहाँ पर दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ को चूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से 10 वर्ष दिया है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 11 से 18 वर्ष दे दिया है। ठीक है, हालांकि 12 से 18 वर्ष भी सही होगा, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 11 से 18 वर्ष लगाएंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा 63 नंबर। ठीक है, तो कभी भी बाल्यावस्था अगर आएगा तो बाल्यावस्था 6 साल से ही शुरू होता है। देखिए ऑप्शन ब में, इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में 5 से 10 वर्ष दिया है, तो ये सही नहीं होगा, इसीलिए 6 से 10 वर्ष हमने लगाया, हालांकि 6 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, या 6 से 11 भी मान सकते हो, फिर 11 से 18 वर्ष आप किशोरावस्था को ले लोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पाउलो ने दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के नाम से भी इसको जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 है, चिंपैंजी या वन मानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को हम किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकृति सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो सूझ के सिद्धांत को हम इतने और अलग अलग नामों से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो हम सभी को पता है कि बिल्ली पर किया था और कुत्ते पर पाउलो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, ब्रूनर, फ्रॉबेल, बिने या कोहलर। तो राइट आंसर है ब्रूनर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, इसीलिए बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना सीख जाता है, अपने आसपास की वस्तुओं में, यानी कि उसके माता पिता, अपने परिवार के लोगों को अच्छे से पहचानने लगता है और पड़ोस के लोगों को भी पहचानता है, लोगों में भेद कर लेता है कि कौन मेरा अपना है जो मेरे साथ रहता है, जो नहीं रहता है, कौन से सामान का वो प्रयोग करता है, कौन से खिलौनों को खेलता है, कौन सा खिलौना उसका है, ये सब चीजें वो सीख जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 70 है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर कौन सा है। तो किसी भी चीज को देख करके, क्लास में कोई सामान टीचर लेकर के आ रहे हैं, या क्लास में जो भी चीजें बच्चा देख रहा है, या कहीं पार्क में जा रहा है, पेड़ पौधे झूले देख रहा है, तो उसके बारे में वो सोच रहा है। जो सामान उसके सामने आ रहा है, कोई गमला आ गया उसमें फूल लगा, तो उसके बारे में भी वो सोच रहा है और उसके बारे में वो तर्क भी कर रहा है। तो ये अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था, और इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताया है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं बच्चों का। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, और ये चारों की चारों अवस्थाएं आप इन दोनों प्रश्नों में देख चुके हो, यही चारों अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं। तो मुख्य 3 नियम बताए हैं, कौन कौन सा,
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम भी 5 बताए हैं, तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो भूख, प्यास, नींद, ये सब अर्जित नहीं है, जन्मजात होता है। लेकिन जो मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब होता है, ये व्यक्ति अपने जीवन में आ करके अर्जित करता है, अपने समाज में अपनी मेहनत से अर्जित करता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? कोई चीज आपने सीखी है, फिर आप याद कर रहे हो तो वो याद नहीं आ रही, तो इसी को हम कहते हैं विस्मरण, यानी कि फॉरगेट करना, भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब कंपटीशन की भावना होती है तो हर टीचर अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करता है विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 76 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमिथिया या फिर डिसकैलकुलिया? तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन यानी कि गणित संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए SAW को WAS बच्चे को दिखता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77 पर, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह SAW को WAS, NUCLEAR को UNCLEAR, यानी कि सा को वॉस पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, उसको ये दोनों सेम ही दिखते हैं। तो ये किस कारण होता है? यानी कि पठन विकार। और पठन विकार को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दो बालक विभिन्न प्रकार की समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिक भिन्नता और वह दोनों या कोई नहीं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता। जैसे कि एक ही माता पिता की 4 संतानें हैं, चारों का अलग अलग आप देखोगे व्यवहार होगा, अलग अलग खाना उन्हें पसंद होगा, अलग अलग खेल पसंद होगा, अलग अलग प्रोफेशन में वो होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसकी सोच भी दूसरे से अलग ही होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक है, और ये प्रश्न सुपर टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है? वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि या कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मापन रेखा विधि। मापन रेखा विधि व्यक्तित्व के गुणों को मापने की एक विधि है दोस्तों, जिसमें किसी व्यक्ति के गुणों को एक रेखा पर अंकों या शब्दों के माध्यम से दर्शाया जाता है, और यह विधि शिक्षा और मनोविज्ञान में व्यक्तियों के गुणों जैसे बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, विनम्रता आदि का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त और वह दोनों या कोई नहीं। तो बच्चे के विकास में उसके माता पिता के जीन्स और वातावरण, उसको किस तरीके का स्कूल मिल रहा है, किस तरीके के दोस्त मिल रहे हैं, किस तरीके का माहौल मिल रहा है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये परिभाषा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट, फ्रायड, जोनस या पियाजे? तो राइट आंसर है रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। सारी चीजें मैंने क्लास में अच्छे से पढ़ाई है दोस्तों, क्लास आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर आपने क्लासेस को अभी नहीं देखा है तो। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं? तो राइट आंसर है ये अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये खुद से डिसीजन ले पाते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। राइट टू एजुकेशन एक्ट,
क्वेश्चन नंबर 86 है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? स्वाधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना या तथ्यात्मक अधिगम? तो परीक्षण करके सीखना, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 पर, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलर ने क्या दिया था? सूच का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अपने साथियों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित है पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, वैयक्तिक विभिन्नताएं या शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए जब कोई टीचर पढ़ाता है कक्षा में, तो जो भी ज्ञान वो कक्षा में दे रहा है उसको वो बाहरी वातावरण, बाहरी दुनिया से जोड़ता है। जैसे कि अब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब ट्रैफिक लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं कि रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। तो कब कौन सी बत्ती जलेगी तो बच्चों को रुक जाना है। तो बच्चा अगर यहाँ पर टीचर ने सिखा दिया है, तो जैसे ही उसकी वैन रुकेगी, अब जैसे ही वो देखेगा कि सिग्नल पर रेड जल रहा है, रेड बल्ब जल रहा है, वो ड्राइवर से बोलेगा कि आप बंद करो, गाड़ी को रोको, क्योंकि यहाँ पर रेड सिग्नल है। तो इस तरीके से जो क्लास में आपने बच्चों को बताया है कि हाँ रेड बुझा, येलो जला, इसके मतलब हमें तैयार रहना है निकलने के लिए, जैसे ही ग्रीन जलेगा उसे तुरंत हमें निकल लेना है। तो इस तरीके से जो आपने बताया है वो बच्चा जा करके फिर उसको देख करके वो अपने बाहरी दुनिया में भी उस ज्ञान को फॉलो कर रहा है या उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। तो ये ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो जाएगा। जो भी कक्षा में शिक्षक सिखा रहे हैं वो बच्चा बाहरी दुनिया से जोड़ करके उसको देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नन या वॉटसन? तो राइट आंसर है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 92 है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे, गार्टन, बिने या फिर गुड? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। यानी कि किसी चीज के को एक बार बच्चे ने देख लिया है तो वो दिमाग में उसके वो चीज बैठ जाती है। कोई खिलौना बच्चा खेल रहा है, उसको आप छिपा देते हो, फिर बच्चा उसको खोज लेता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? अभी आपने देखा कि किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 94, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? अभी आपने देखा है, किसका कथन है? रूथ बेनेडिक्ट का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्रॉबेल या जॉन ड्यूवी? तो राइट आंसर है हरलॉक, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन या अरस्तू? तो राइट आंसर है किंग एवं थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 97 है, अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? किशोरावस्था होता है। हम सभी को पता है, स्टैनले हॉल की परिभाषा आपको याद ही होगी। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? तो लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल है, क्योंकि हाथ हमारे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? मेरा मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या फिर मेरा परिवार? तो सबसे अच्छा होगा मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं?
तो जब हम बच्चों का आकलन करते हैं तो उनकी क्षमताएं देखते हैं, उनकी अधिगम वो सीखने की कौन कौन सी विधियों से वो जल्दी से सीख जाते हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन उनकी त्रुटियों को देखने के लिए खाली हम आकलन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी समस्या हो तो इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारे के सारे जानकारी हमसे ले सकते हैं किसी भी विषय के बारे में। अगर आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स के बारे में भी ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, मैसेज भी कर सकते हो आप। और ये हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट है, जिसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। और इस तरीके से ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, क्लास को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो पवन सीरीज के प्रश्नों को भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।